जेपी नड्डा के सामने वो रिपोर्ट रखी गई थी। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर 2 सीट तो लूज कर रही है और बाकी 8 सीटों पर भी टफ स्थिति में है। 8 सीटों पर भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। जिस प्रकार हरियाणा का पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, उसको देखते हुए हरियाणा की राजनीति और खासकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की एंट्री हुई है। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए क्यूआर कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मक्कू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सियासत हो या परीक्षा, एक सियासत भी परीक्षा हुआ करती है और खासकर चुनाव के दौरान। इसलिए मैंने कहा कि सियासत हो या विद्यार्थी की परीक्षा, जब जब कभी उसे ऐसा लगता है कि वो फंस रहा है तो उसको फिर शिक्षक कहें या गॉडफादर कहें या उसके अग्रता उसे याद आते हैं। कुछ ऐसा ही हरियाणा की राजनीति में हो रहा है। कुछ ऐसा ही हरियाणा की राजनीति में हो रहा है कि चुनाव के अंदर जिस प्रकार के रुझान लोगों के बीच से आने शुरू हुए हैं, जिस प्रकार हरियाणा का पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, उसको देखते हुए हरियाणा की राजनीति और खासकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की एंट्री हुई है। आरएसएस यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मदर ब्रांच, मातृ शाखा कह सकते हैं उसको, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारतीय जनता पार्टी की। फिर चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हों, और चाहे फिर वो कई सूबों के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के राज्यपाल, कई बड़े बड़े नेता, वजीर और खासकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री, ये सभी लोग वो होते हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से आते हैं और या फिर कभी प्रचारक रहे हैं, झोला उठा करके जिन्होंने गली गली गांव गांव जाकर प्रचार किया है। तो हरियाणा की सियासत के अंदर मैंने आपको कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एंट्री हो रही है। क्यों हो रही है, सारा आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले मेरे इस वीडियो को देखिए आप जाकर के, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा प्रभारी हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो नीति निर्धारक हैं, जो फील्ड में रह करके चुनाव की एक्टिविटीज़ पूरी करते हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को। जेपी नड्डा के सामने वो रिपोर्ट रखी गई थी। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर 2 सीट तो लूज कर रही है और बाकी 8 सीटों पर भी टफ स्थिति में है। 8 सीटों पर भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। तमाम सोशल मीडिया पोर्टल्स पर भी आपने देखा होगा, वेबसाइट्स पर भी चला, इस प्रकार की खबरें थी कि वो जो रिपोर्ट दी गई, उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो बाकी की 8 लोकसभा सीटें हैं, पहले आपको बता दूं कि कौन सी 2 लोकसभा सीटें उन्होंने बताया कि जिन पर लूज कर रहे हैं, जहां बिल्कुल घिर चुके हैं चारों तरफ से, वो 2 सीटें हैं सिरसा और रोहतक। रोहतक और सिरसा, आप रोहतक को पहले ले लें या सिरसा को पहले ले लें, इस समय दोनों कांग्रेस के लिए पूरी तरह से फ्रूटफुल होने की कंडीशन में है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो आंतरिक नीति निर्धारक हैं, कर्ता धर्ता हैं, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो रिपोर्ट लेते हैं, रिपोर्ट देते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी रिपोर्ट में अगर ये है कि रोहतक और सिरसा हम लूज कर रहे हैं और बाकी पर हम टफ कंडीशन में हैं, कंडीशन टफ है, स्थिति विकराल है, एक तरह से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, रणनीति बनानी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं कि उस बैठक के अंदर, जो बैठक का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, जिसके अंदर जेपी नड्डा साहब खुद थे, उस बैठक के अंदर 2 बातें हुई दोस्तों। एक तो उन सीटों को चिन्हित किया गया, उन विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया गया कि जहां पर आज बीजेपी कमजोर स्थिति में है, और दूसरा उन नेताओं के लिए कहा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन चुनाव में अगर वो तटस्थ हैं या उनकी भूमिका कहीं ठीक नहीं है या उनकी भूमिका पर कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो उनसे कहा गया
कि रिजल्ट तो जो होगा वो होगा, लेकिन आप अपना ध्यान रखें। यानी कि सीधी चुनौती, सीधी चेतावनी उन लोगों को कि जो पार्टी में रह करके संगठन के लिए काम नहीं कर रहे। खैर, जब जब चुनाव आता है सब कुछ हुआ करता है। आप देखते होंगे, आज नहीं हमेशा से राजनीति के अंदर दशकों से एक परंपरा चली आ रही है कि जो लोग पार्टी के लिए काम नहीं करते उनको चलते चुनाव में पार्टी आलाकमान निर्देश दिया करता है और चेतावनी दिया करता है कि आप पार्टी के लिए काम करें, नहीं तो आप पर एक्शन लिया जाएगा, आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और फिर चलते चुनाव में आपने कई बार देखा होगा, ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को पार्टी से निकाला जाता है, 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है, फिर उनको पार्टी में कभी ले लिया जाता है। निष्कासित करने की बात तो कही जाती है कि भाई आप पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन जब लिया जाता है तो फिर वो सारी बातें गौण होती है और कई बार वो 6 महीने का कई बार वो 6 साल का निष्कासन 6 दिन और 6 घंटे और 6 महीने पर रुक जाता है। खैर, जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो बीजेपी के इंटरनल सर्वे रिपोर्ट्स कह रही हैं, जब उन्होंने ऐसा संदेश दे दिया कि 2 पर तो हम लूज कर ही रहे हैं और 8 पर हम फंसे हुए हैं, टफ हालात में हैं, स्थिति बहुत गंभीर है। 8 के लिए जब ये कह दिया गया कि इनमें से 3-3, 4-4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम पिछड़ रहे हैं। इसके साथ साथ ये कहा गया कि अर्बन यानी कि शहरों में तो ठीक है फिर भी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्थिति बेकाबू होती जा रही है। वो सबको देख करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोर्चा संभाला है। राजनीतिक सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो ये बता रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, प्रचारक हैं, वो सभी जगह एक एक करके सक्रिय होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अलग से एक रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, उसके अंदर पता किया जा रहा है क्या हो रहा है। जो बैठक हुई थी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोर्चा संभाला, उसके अंदर आरएसएस की तरफ से तो जो पदाधिकारी थे वो सभी थे ही। उस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी थे, उस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी थे, उस बैठक में विप्लव कुमार देव भी थे, उस बैठक के अंदर और संगठन मंत्री भी थे, तमाम पदाधिकारी भी थे। लेकिन उस बैठक में भी कुछ लोग गैर हाजिर भी हो गए जिनको बुलाया गया था। ये सारी बातें जो पार्टी में डिफरेंस है, भारतीय जनता पार्टी की जो अनुशासन वाली बात है, उस सबको लेकर के है। जो मैं आपको बता रहा था कि 2 सीटें कंफर्ट मैंने आपको बता दी, वो तो कि जिसके अंदर वो लूज़ कर रहे हैं, और अगर लूज़ कर रहे हैं तो फिर वहाँ कांग्रेस कंफर्ट है, और वो 2 सीटें हैं सिरसा और रोहतक। अब बाकी की लोकसभा की अगर मैं आपसे बात करूं तो फिर उन लोकसभाओं पर भी इस समय मुकाबला तो कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है। फिर चाहे वो लोकसभा गुरुग्राम की लोकसभा है, चाहे वो करनाल की लोकसभा जहां से मनोहर लाल चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो फरीदाबाद की लोकसभा, और चाहे फिर वो हिसार की लोकसभा, चाहे वो अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, और चाहे वो सोनीपत है, सभी जगह मुकाबले तो कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और इस सब को देकर के भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारकों में जो चिंता की लकीर चलनी शुरू हुई थी, तो फिर याद आए गॉडफादर, याद आई मातृशाखा, याद आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से आप ये कहें कि समर्पित रूप से काम करते हैं। जरूरत आन पड़ी, और उसके बाद में आप मान लें कि अब 3 स्तर पर एक एजेंडा बनाया गया है, जो हमारे राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि ग्रुप टू ग्रुप और मैन टू मैन और फिर फेस टू फेस, डोर टू डोर, यानी कि इस सघन प्रचार अभियान चलाया जाए। ये भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा करता है, जो हमारी बूथ की टीम है उनको सक्रिय कर दिया जाए। इसके साथ साथ ये कहा गया कि पार्टी के पदाधिकारी छोटी टोलियां बना करके, ये बीजेपी में खासकर है छोटी टोली बड़ी टोली, कहा गया है कि छोटी छोटी टोलियां बना करके और उसके बाद में जनसंपर्क अभियान को धार दी जाए। ये बात भी हुई है कि अगले इसके 2-3 दिन बाद फिर से एक बैठक होगी और उसके अंदर देखा जाएगा कि कितनी स्थिति ऊपर बढ़ी या क्या हुआ। दोस्तों, 2024 का चुनाव हर तरीके से अलग है, कई मायनों में अलग है। मैंने आपसे कई बार कहा 2024 का चुनाव अगर आप इसे कहें मुद्दा विहीन है तो भी आप कह सकते हैं, और आप इसे कहें तो मुद्दे रोज गढ़े जा रहे हैं तो भी कह सकते हैं, और आप ये कहें कि इस चुनाव के अंदर अनुमान लगाए जा रहे हैं, मुद्दों के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, और उन सब पर यह चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव को जीतना जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम भाजपा आरएसएस संगठन की साख दांव पर है। 100 साल चल रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, 100 साल, 1 सदी। वो तमाम भव्य और दिव्य आयोजन की प्लानिंग भी थी जिनको रोक लिया गया अभी तो।
और दूसरी तरफ जहां विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस है और चाहे वो तमाम अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, लालू प्रसाद हैं, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, ये हैं, वो हैं, तमाम हैं, उनके लिए भी अपने आप को प्रूव करने का ये चुनाव है कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। आपको क्या लग रहा है, क्या हरियाणा के अंदर जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से जो आंतरिक रिपोर्टें छन छन कर बाहर निकल रही हैं, आपको क्या लगता है उनमें कुछ दम है? आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एंट्री के बाद में, आरएसएस की एंट्री के बाद में बीजेपी को ऑक्सीजन मिलेगी? और आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर ये चुनावी ऊंट कौन सी करवट बैठेगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।